हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में, जो कि क्लास 12 के हिस्ट्री का एक चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि महात्मा गांधी कब आए, कहाँ से आए। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में, और उसी साल कैनाल का भी कंस्ट्रक्शन 1869 में ही हुआ था। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी, उस वक्त इनको मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता था, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि उस वक्त वो पॉपुलर नहीं थे। महात्मा तो उनको एक नाम मिला, एक टाइटल मिला, जो कि इंडिया के में आने के बाद मिला। तो 1915 के जनवरी में वो इंडिया आते हैं। कितने साल बाद? लगभग 20 साल बाद अफ्रीका में रह के, साउथ अफ्रीका में रह के इंडिया आते हैं। उन्होंने ये साल ज़्यादातर साउथ अफ्रीका में बिताए थे, जहाँ पे वो एक लॉयर की तरह गए थे। और वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी थी, साउथ अफ्रीका में भी इंडियन कम्युनिटी थी, तो उस इंडियन कम्युनिटी के लीडर बन गए थे। हिस्टोरियन, यहाँ पे एक हिस्टोरियन का रिमार्क है जो कि शायद एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चंद्रन देवस नेसन ने कहा था कि साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी का ही बनाया हुआ है। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कुछ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को कैरी आउट किया, जिसको हम लोग सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। यानी जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, वहाँ पे कहाँ पे हुई थी? साउथ अफ्रीका में हुई थी। रिलीजन्स के बीच में, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स के लोग वहाँ पे रहते थे, तो डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में महात्मा गांधी ने हारमोनी लाने की कोशिश की और अपर कास्ट इंडियंस को लोअर कास्ट इंडियंस के तरफ और औरतों की तरफ डिस्क्रिमिनेट ना करने के लिए लोगों को एनकरेज किया। यानी कि धर्मों के बीच में भी शांति लाने की कोशिश की और लोगों को भी एनकरेज किया कि एक दूसरे से कास्ट या जेंडर के बेसिस पे लड़ाई मत करो और साथ में मिलके रहो। अब महात्मा गांधी इंडिया आए थे, जैसा कि लिखा है जनवरी 1915। तो महात्मा गांधी ने ये रियलाइज़ किया कि उन्होंने 1893 में इंडिया छोड़ दिया था। 1915 में वो वापस इंडिया आ गए थे। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो इंडिया उन्होंने छोड़ा था, वो इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था उस इंडिया से जिस इंडिया में वो वापस आए थे। यानी कि 1915 वाला इंडिया और 1893 वाला इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। हालांकि उस वक्त भी ब्रिटिश की कॉलोनी थी, अभी भी ब्रिटिश की कॉलोनी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था इन 20 सालों में। पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्पेशली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुई थी। हर एक शहर, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े टाउन्स, बड़े बड़े सिटीज़ में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ब्रांचेस थे। और स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था 1905 से 1907। और स्वदेशी मूवमेंट से कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई। और उसी मूवमेंट ने कुछ बहुत ज़्यादा लीडर्स को हमें इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें से बाल गंगाधर तिलक थे, जो कि महाराष्ट्र के, बिपिन चंद्र पाल बंगाल के, लाला लाजपत राय पंजाब के। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक जी महाराष्ट्र के, बिपिन चंद्र पाल जी बंगाल के, लाला लाजपत राय जी पंजाब के। इन्हीं तीनों को हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, एज इट्स रिटन, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने स्ट्रगल किया। और जहाँ पे इन लीडर्स ने मिलिट्री अपोजिशन को एडवोकेट किया, क्योंकि ये जो लोग थे, इन लोगों ने मिलिट्री यानी कि वायलेंस को सपोर्ट किया। कुछ मॉडरेट्स भी थे जिन्होंने ग्रेजुअल और परसुएसिव अप्रोच को अपनाया। यानी कि मिलिट्री, कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों ने सीधा सीधा कहा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमें मिलिट्री से लड़ना चाहिए, वायलेंस करना चाहिए। और तो उनमें से ये लोग आते थे। अब आते थे मॉडरेट्स। मॉडरेट्स कौन होते थे?
जो कि ग्रेजुअल और परसुएसिव अप्रोच अपनाते थे। मॉडरेट्स में कौन कौन थे? गांधी जी के एक मेंटोर थे, गोपाल कृष्ण गोखले, और मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि गांधी जी की तरह एक गुजराती लॉयर थे, और उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ पे ली थी? ट्रेनिंग ली थी लंदन में। तो मोहम्मद अली जिन्ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ये मॉडरेट्स में आते थे, जिन्होंने वायलेंस को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। और लाल बाल पाल जो थे, उन्होंने वायलेंस को एडवोकेट किया। तो सबका अपना अपना तरीका था ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ने का। अब जो गोखले थे, उन्होंने महात्मा गांधी को एडवाइस किया कि वो ब्रिटिश इंडिया में घूमें और लोगों को जानें, क्योंकि लोगों को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। महात्मा गांधी भी अब पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, तो उनके लिए ज़रूरी था कि वो ब्रिटिश इंडिया में घूमें, क्योंकि 20 साल से तो वो इंडिया में रहे नहीं थे। तो अब वो इंडिया में घूमेंगे, लोगों को जानेंगे, थोड़ा सा पहचानेंगे। तो उन्होंने अपना पहला अपीयरेंस कहाँ पे किया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, जो कि फरवरी 1916 में इसका ओपनिंग हुआ था। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे अपना अपीयरेंस किया था। तो कौन कौन लोग यहाँ पे गए थे? प्रिंसेस थे, फिलांथ्रोपिस्ट थे, जिन्होंने डोनेशंस किए थे इसके फाउंडेशन के लिए। कौन कौन थे? प्रिंसेस और फिलांथ्रोपिस्ट्स। इसके अलावा कुछ कांग्रेस के लीडर्स जैसे एनी बेसेंट, और ये सब इतने ज़्यादा पॉपुलर थे कि महात्मा गांधी पे ये कहीं ना कहीं एक तरीके से शेड ला रहे थे। महात्मा गांधी इनके सामने फेमस बिल्कुल भी नहीं थे। उस वक्त उनका काम सिर्फ साउथ अफ्रीका में फ़ेमस था, लेकिन इंडिया में वो बिल्कुल भी फेमस नहीं थे। तो अब आया सबको कुछ ना कुछ, तो जाहिर सी बात है जितने भी लोगों को इनवाइट किया गया था, जितने भी लोग इनवाइटेड थे, उनको कुछ ना कुछ बोलना था। तो अब बारी आई महात्मा गांधी की बोलने की। तो गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने अमीर लोगों को, जितने भी वहाँ पे ज़्यादातर लोग अमीर रहे होंगे, तो अमीर लोगों को ये बोला कि देयर इज़ अ लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर, यानी जो गरीब लोग हैं उसको लेके हमें लैक ऑफ कंसर्न है। जो BHU का फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बट महात्मा गांधी को उन पुअर्स की चिंता हो रही थी जो कि वहाँ पे नहीं थे। वहाँ पे तो एज आई सेड सिर्फ अमीर अमीर लोग थे। तो महात्मा गांधी ने इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस बताएं कि कैसे रिच बैरेक्ट नोबलमैन हैं, काफ़ी ज़्यादा सजे धजे नोबलमैन हैं, और बहुत सारे पुअर्स हैं। उस वक्त इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग थे जो कि BHU के फाउंडेशन पे ऑफ कोर्स नहीं गए थे। महात्मा गांधी ने प्रिविलेज्ड लोगों को कहा कि देयर इज़ नो सेल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योरसेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन योर ट्रस्ट फॉर कंट्रीमैन इन इंडिया। देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस, ही वेंट ऑन। उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी स्पीच दी। इफ़ वी टेक अवे और अलाउ आवर others to take away from the peasant almost whole result of their labor, else salvation can come through farmers. Neither the lawyers nor doctors nor the rich landlords are going to secure it. तो महात्मा गांधी ने कहा कि जो सैल्वेशन है वो सिर्फ फार्मर्स के थ्रू आ सकता है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, रिच लैंडलॉर्ड्स, ये सब के थ्रू नहीं, फार्मर्स के थ्रू। अब सैल्वेशन क्या होता है? एक तरीके से सिक्योरिटी, क्योंकि फार्मर्स ही हमें खाना देते थे। उस वक्त तो फार्मर्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो इसलिए हमारा जो सैल्वेशन है वो सिर्फ फार्मर्स के थ्रू ही आ सकता है। The opening of the BHU was an occasion for celebration, making as it did the opening of Nationalist University, sustained by Indian money and Indian initiative, but rather than adopt a tone of self-congratulation, Mahatma Gandhi chose to remind those present of peasants and workers who constituted
तो ये BHU का जो ये ओकेज़न था, फाउंडेशन, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्योंकि ये इंडियंस के ही पैसे से बना था। इसमें अंग्रेज़ों का कोई लेना देना नहीं था, इंडियंस के ही पैसे से बना था। लेकिन महात्मा गांधी ने भी उस वक्त डिसाइड किया कि वो कोई अच्छी स्पीच देने के बजाय लोगों को ये रिमाइंड करेंगे कि पेजेंट्स और वर्कर्स भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनको भुलाया जा रहा है। महात्मा गांधी की जो स्पीच थी फरवरी 1916 में, वो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट थी, क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म was an elite phenomenon, a creation of lawyers and doctors and landlords। यानी कि वो सिर्फ फैक्ट भर की बात थी, क्योंकि इंडियन नेशनलिज्म में ज़्यादातर तो लॉयर्स, डॉक्टर्स, लैंडलॉर्ड्स होते थे। और इट वाज आल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, the first public announcement of Gandhiji's own desire to make Indian nationalism more properly representative of the Indian people as a whole। यानी कि महात्मा गांधी चाहते थे कि ये नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो कि सिर्फ लॉयर्स, डॉक्टर्स तक सीमित है, वो अब पूरे लोगों तक सीमित हो, वो धीरे धीरे हर जगह फैले, पेजेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें, फार्मर्स इसमें पार्टिसिपेट। तो महात्मा गांधी ने इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। अब क्या क्या हुआ था वो देखते हैं। द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इसका टाइटल का मतलब समझते हैं। सबसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बनाया गया, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हटाया गया। हटाया क्यों गया, इसका रीज़न आपको पता चल जाएगा कि इस मूवमेंट को हटाया क्यों गया। तो देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1917 और 1918 में महात्मा गांधी ने अपना प्रॉमिस निभाया। प्रॉमिस क्या किया था कि इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट सबका होगा, ना ही सिर्फ अमीर लोगों का बल्कि गरीब लोगों का भी होगा। तो 1917 और 1918 में महात्मा गांधी ने ये प्रॉमिस निभाया। 1917 में महात्मा गांधी ने क्या किया, चंपारण में थे वो। चंपारण में जो महात्मा गांधी थे, पेजेंट्स के लिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑब्टेन करना चाहते थे, और ये भी फ्रीडम ऑब्टेन करना चाहते थे कि वो अपने मन के क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकें। उनको ये इजाज़त नहीं थी कि वो अपने मन के क्रॉप्स कल्टीवेट कर सकें। तो महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण में मूवमेंट किया था। सब्सिक्वेंटली 1918 में महात्मा गांधी ने दो मूवमेंट्स किए थे गुजरात में, खेदा में और अहमदाबाद में। खेदा में उन्होंने हार्वेस्ट फेल हो गया था, तो जाहिर सी बात है हार्वेस्ट फेल हो जाएगा तो फार्मर्स, जो किसान है, वो टैक्स कैसे भर पाएंगे। तो टैक्सेस को रेमिनेशन के लिए महात्मा गांधी ने खेदा में एक मूवमेंट को ज्वाइन किया था। और अहमदाबाद में बेटर वर्किंग कंडीशंस टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के लिए महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट को लॉन्च किया था। तो कहाँ कहाँ मूवमेंट को लॉन्च किया था, चंपारण में 1917 में, और 1918 में खेदा में और अहमदाबाद में। इन तीनों जगह महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह मूवमेंट्स को लॉन्च किया और गरीबों तक नेशनलिस्ट मूवमेंट को फैलाया। अब तक महात्मा गांधी के आने के पहले नेशनलिस्ट मूवमेंट सिर्फ अमीरों तक ही कन्फाइन था, सिर्फ लॉयर्स, डॉक्टर्स, ये सब लोग ही इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे गरीब लोग भी आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, महात्मा गांधी को चंपारण, अहमदाबाद, खेदा में महात्मा गांधी ने जो किया, महात्मा गांधी को इस नाम से जाने लगा। महात्मा तो जाने ही लगा, लेकिन इसके अलावा नेशनलिस्ट विथ अ डीप सिंपैथी फॉर द पुअर, यानी एक ऐसा नेशनलिस्ट जिसको पुअर को लेके, गरीब को लेके काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी है। ये सारे के सारे स्ट्रगल्स तो हालांकि लोकलाइज्ड स्ट्रगल थे, ये सारे इतने पॉपुलर नहीं थे। लेकिन अब 1919 में एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, या शुड आई से काफ़ी ज़्यादा इन्फेमस न्यूज़ आती है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेमस चीज़ें होती हैं 1919 में। अब ग्रेट वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक। तो इसके बारे में, वर्ल्ड वॉर के बारे में तो आपको पता ही होगा। वॉर
जो कि 1914 से 1918 तक हुआ था। तो ब्रिटिश ने इंडियंस को इंडियन प्रेस पे सेंसरशिप लगा दिया था, सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया था। इसके अलावा डिटेंशन विदाउट ट्रायल भी इन लोगों ने किया था, यानी कि उन लोगों को किसी को भी डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा तो उसको ट्रायल का मौका नहीं मिलेगा, उसको सीधे सीधे जेल भेज दिया जाएगा। अब एक कमेटी थी, उस कमेटी को हेड कौन कर रहा था? सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट। तो सर सिडनी रोलेट ने कमेटी को चेयर किया था और उस कमेटी ने ये सजेस्ट किया था कि इन टफ मेजर्स को कंटिन्यू किया जाए, यानी कि डिटेंशन विदाउट ट्रायल और सेंसरशिप पे इम्पोजिशन। तो महात्मा गांधी ने अब एक मूवमेंट को लॉन्च किया जिसको कहते हैं रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट में क्या हुआ, नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें हुई। लाइफ जो है एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गई, शॉप्स को बंद कर दिया गया, स्कूल्स को बंद कर दिया गया। पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट इंटेंस था। इंटेंस क्यों था? क्योंकि पंजाब के लोगों ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था, ब्रिटिश के साइड से वॉर में लड़ा था, लेकिन अंत में उनको मिलता क्या है? अंत में उनको मिलता है रोलेट एक्ट। तो ये तो काफ़ी बुरी चीज़ है, इसलिए पंजाब में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंटेंस थी। गांधी जी जब पंजाब जा रहे थे तो उनको डिटेन कर लिया गया था और बहुत सारे कांग्रेस मैन को भी डिटेन किया गया था। गांधी जी को डिटेन किया गया था, बहुत सारे कांग्रेस मैन को डिटेन किया गया था। सिचुएशन बहुत ज़्यादा एग्जैसरबेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा वर्सन हो रही थी। अमृतसर में और ज़्यादा ख़राब हो गया अप्रैल 1919 में, जब ब्रिटिश ब्रिगेडियर ने एक जलियांवाला बाग मैसेकर कराया और काफ़ी सारे लोग उसमें मारे गए। तो रोलेट एक्ट ने जलियांवाला बाग मैसेकर नहीं होना चाहिए था, वो काफ़ी इन्फेमस है, काफ़ी ज़्यादा। इसको ही हमने यहाँ पे इन्फेमस कहा था। 1919 में ही ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। अब देखते हैं, रोलेट एक्ट ने ही महात्मा गांधी को नेशनल लीडर बना दिया। वो सारे चंपारण, खेदा, अहमदाबाद में जो महात्मा गांधी ने किया था वो तो लोकलाइज्ड स्ट्रगल्स थे, उन्होंने महात्मा गांधी को उतना फेमस नहीं बनाया। इस मूवमेंट में ने महात्मा गांधी को काफ़ी ज़्यादा फेमस बना दिया। अब महात्मा गांधी ने एक दूसरा कैंपेन लॉन्च करने के बारे में सोचा जिसको कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इंडियंस को स्कूल जाना छोड़ना पड़ा, कॉलेज जाना छोड़ना पड़ा, लॉयर्स को कोर्ट जाना छोड़ना पड़ा, टैक्सेस नहीं पे करेंगे हम लोग, और जितनी भी चीज़ें ब्रिटिश से एसोसिएटेड हैं उन सब को हम लोग रिनाउंस कर देंगे, उन सब को हम लोग छोड़ देंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर कोऑपरेशन मूवमेंट को अच्छे से कैरी आउट किया जाएगा तो साल भर के अंदर ही हमें आज़ादी मिल जाएगी। और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ब्रॉडन करने के लिए महात्मा गांधी ने इसको खिलाफत मूवमेंट के साथ जॉइन कर दिया, खिलाफत मूवमेंट के साथ पेयर कर दिया इसको, ताकि टू रिस्टोर। खिलाफत मूवमेंट क्या था? एक ऐसा मूवमेंट था जो खलीफत को रिस्टोर करने के लिए था, एक इस्लामिक मूवमेंट था जो कि इंडियन मुस्लिम्स का मूवमेंट था। तो महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों किया? ताकि दो रीज़न्स थे। पहले तो ये कि जब सब साथ में आ जाएंगे तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना आसान हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स के मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ कंबाइन कर दिया। दूसरा रीज़न ये था कि दोनों हिंदूज़ और मुस्लिम्स आपस में साथ में आ जाएंगे तो एकता हो जाएगी। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या क्या हुआ? स्टूडेंट्स स्कूल्स और कॉलेजेस जाना छोड़ दिए, जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस को सरकार चलाती थी। लॉयर्स जो हैं वो कोर्ट जाना छोड़ दिए, वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए। एक फिगर के हिसाब से, एक एस्टिमेशन के हिसाब से 396 स्ट्राइक्स थे 1921 में, 600,000 वर्कर्स और 7 मिलियन वर्किंग डेज का लॉस था। यानी कि इतना ज़्यादा ये मूवमेंट फैल चुका था। कंट्री साइड यानी गांव तरफ भी ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था। जैसे कि आंध्रा में हिल ट्राइब्स ने फॉरेस्ट लॉस को वायलेट किया,
अवध में फार्मर्स ने टैक्स पे करने से मना किया। कुमायूं रीजन में लोड्स अपने कॉलोनियल ऑफिशियल्स के लिए लोड्स को उठाना मना कर दिया। और लोकल लीडरशिप के अंदर भी इन मूवमेंट्स को चलाया जाता था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी की लाइफ और इंडिया की लाइफ में एक सक्सेस बना, एक इपोक बना। ये किसने बोला था? अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिशर ने बोला था। अब देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आगे क्या क्या होता है। फरवरी 1922 में पेजेंट्स एक पुलिस स्टेशन को, चौरी चौरा नाम का एक हैमलेट है, पेजेंट्स उस वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में है चौरी चौरा। उसको जला देते हैं। बहुत सारे लोग मर गए थे और इसी के वजह से महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देंगे। और मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया क्योंकि जाहिर सी बात है, अब ये महात्मा गांधी हमेशा नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे और यहाँ पे वायलेंस हो गया। तो ये द मेकिंग एंड द अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये अनमेकिंग हो गया, अब इसको हटा दिया गया। तो बहुत सारे लोगों को जेल भी भेजा गया था, जिसमें से गांधी जी भी थे। मार्च 1922 में उनको जिस जज ने जस्टिस CN ब्रूमफील्ड ने उनके स्टेटमेंट सेंटेंस को प्रोनाउंस किया था, यानी कि वहीं उनके सेंटेंस को प्रोनाउंस किया कि वो उनको कितनी साल की सज़ा मिलेगी। तो उन्होंने ये उनको महात्मा गांधी के लिए इतनी ज़्यादा सिंपैथी थी कि वो चाहते थे कि इनकी जो सज़ा है वो कम हो जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो कोशिश करेंगे, अगर ये पॉसिबल होगा तो वो ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज़ सजेशंस देते रहिए कि मुझे किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, और आगे के वीडियोस भी हम ज़रूर लाएंगे। अभी के लिए गुड बाय।